आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सालों से अधर पर लटकी जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद में पहली बार हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बीजेपी कार्यालय में पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्वागत देख केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट गदगद नजर आए। आपको बता दें कि वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी के साथ ही तराई के क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वह यूपी के 2 जिलों की तहसीलों को भी जमरानी बांध बनाने से भी सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल भी किया गया और आपको बता दें कि इसकी कॉस्ट अधिक आने की भी संभावना है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि इसके निर्माण में कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने यह भी कहा कि जमरानी बांध के विषय में उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र शेखावत और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम भूमिका है। सहमति नहीं हो पा रही थी, वो सहमति मैं अभिभूत हूं और गदगद हूं। जमरानी बांध के लिए माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, केसीपन जी, इलापन जी, बाबा जी, बल्लाद जी और भगत दास सभी लोग लगे हुए थे। उसके बाद मैं आया तो कोश्यारी जी ने बार बार मुझसे कहा कि जमरानी बांध पर लगातार काम करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाते रहो। और वो राज्यपाल बनने के बाद भी मुझसे पूछते रहे क्या प्रोग्रेस है। लगातार मैं मॉनिटरिंग करते रहा, एक एक स्टेप करके देखते रहा। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। 3 जुलाई 2019 को मुझे पहली बार संसद में जाने पर, पहले सत्र चलने पर, पहले ही बार में जमरानी बांध का जो सवाल है 0 आवर में उठाने का मौका मिला। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर अब बीजेपी प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से इन्वेस्टर समिट की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और इसी कड़ी में देहरादून के महानगर कार्यालय में धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक प्रेस वार्ता की। इन्वेस्टर समिट को लेकर हो रहे एमओयू पर भी जानकारी उन्होंने देते हुए कहा कि अब तक 93,000 करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं, जो प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 40,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए थे, जिसके बाद में कोरोना काल आ गया था। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस प्रयास को आगे बढ़ाया जा रहा, जिससे प्रदेश का विकास होना निश्चित है। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट पहली बार अल्मोड़ा पहुंची। आपको बता दें कि जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। स्थानीय नंदा देवी मंदिर में नारी शक्ति की तरफ से लगाए गए लोकल उत्पादकों की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत उत्तराखंड की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल से जोड़ा जा रहा, जिसका फायदा आज उत्तराखंड की नारी शक्ति को मिल रहा। शक्ति के उत्पादों को बाजार में बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने यह पहल शुरू की है, जो पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट जो एक विजन है, जो हमारे जो घरेलू उत्पाद है उनको एक विश्व बाजार में, जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो मंडवा हो, कोदा हो, झंगोरा हो, यहाँ की जो ऐपण है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो पूरे विश्व में एक अलग ही अनूठा एक संदेश देती है। तो उस संस्कृति को पुनः हम जो विलुप्त होती हुई संस्कृति थी उसको जो जागृत करने के लिए, उसको एक मैं कहूँगी एक बाजार देने के लिए, ताकि हम लोग जो भी कोई भी आए उनको प्राथमिकता के आधार पर जहाँ भी हम जाते हैं उन घरेलू उत्पादों को जरूर खरीदें। अल्मोड़ा में डाक विभाग की जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हो गया है और 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी का आयोजन सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल बिष्ट ने किया। आपको बता दें कि 2 दिवसीय इस टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिले के स्कूली बच्चे द्वारा भागीदारी भी की गई और आपको बता दें कि प्रदर्शनी में स्पेशल कवर
जारी भी किए गए। अल्मोड़ा जिले में पहली बार प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा और कुलपति ने यह भी कहा कि अल्मोड़ा में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा, जिससे पूरे भारत के टिकटों का एक साथ में संग्रह लोगों को देखने को भी मिलेगा और आने वाले समय में ऐसे काफी फायदे भी होंगे। इंडिया में भी प्री पेड पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया है 1840 में। वो क्वीन विक्टोरिया के यंग क्वीन विक्टोरिया के प्रोफाइल के ऊपर वो हाफ आना और 1 आना, 2 आना, 4 आना, 4 वैराइटीज में अवेलेबल था उन दिनों में। और उसमें यूज किया था लिथोग्राफी प्रोसीजर में किया गया था। ये कलकत्ता के मिंट सर्वे ऑफ इंडिया का प्रेस में मेरा ही ऑफिस के अंदर है। वो सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस के अंदर ही पहली बार स्टैम्प प्रिंट किया था। उसके आगे काफी स्टैम्प रिलीज किया। बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है और मेरा निश्चित ये मानना है, ये बच्चों के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और मेरा तो मानना है कि व्यक्तिगत रूप से सभी लोग अल्मोड़ा में जितने हैं, जितने भी दर्शक अधिक से अधिक इसको देखने आए, उसको समझने की कोशिश करें। और मेरा व्यक्तिगत रूप से और ये भी मानना है कि ये जो टिकट हैं, इनमें जो बच्चे ने बनाए हैं, हमारा जो स्टेट का बर्ड है, स्टेट की जो बर्ड वो भी लगाई है बच्चों ने। और अब ये मेरा मानना जो स्टेट कैटल है, शायद आप लोगों को भी मालूम होगा, बद्री काऊ का भी अगर लगाएंगे या बद्री काऊ का भविष्य में बनाएंगे, वो डाक टिकट या टिकट के फॉर्म में आएगा। उससे हम और अच्छा इसको कर पाएंगे। भगवानपुर पुलिस ने गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी किया गया पर्स और 2000 की नकदी, आधार और साथ ही एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 3 सितंबर को ट्रक मालिक सूरज सैनी ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसके ट्रक का शीशा तोड़कर गाड़ी से पर्स और जरूरी कागजात चोरी कर लिए गए। ट्रक मालिक की तहरीर पर भगवानपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रताप कॉलोनी भगवानपुर के पास से 2 चोरी हुए सामान जो है वो बरामद कर कुछ ही घंटों में गिरफ्तार भी कर लिया। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक जिला शक्ति नहर गिरा मिला। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को खतरे से बाहर बताया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद में परिजन ऋषिकेश एम्स में पहुंच गए और युवक नहर में कैसे गिरा, पुलिस इसकी जांच में जुटी है और युवक के होश में आने के बाद युवक से पूछताछ भी की जाएगी। नरेंद्रनगर की सीओ अस्मिता ममगई ने भी आज मुनि की रेती थाने का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मौके पर सीओ ने भी थाने के तमाम अभिलेखों को ही जांच की और वहीं उन्होंने लंबित विवेचना को जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए हैं और पुलिस कर्मचारियों से सीओ ने शास्त्रों की हैंडलिंग भी करवाई और आपदा के उपकरणों को भी गहनता से जांचा। साथ ही आपको बता दें कि सीओ अस्मिता ममगई ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों की बैरक, किचन और साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर मिली। वहीं उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को भी सुना, जिनका निस्तारण पुलिस मुख्यालय से किया जाना है। आगामी सीजन त्योहारों के चलते पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए गए। मुनिकृति का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाने के सभी आर्म्स एंड एमुनिशन जो भी होता है, अस्त्र असला जितना होता है हमारा, और मालखाना,
साथ ही साथ आपदा से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो सबका निरीक्षण किया गया और साफ सफाई देखी गई असले की, और सभी चीज़ों का जितने भी हमारे थाने के अंदर हेड्स होते हैं जैसे CCTNS हो गया, मेस हो गई, मेस का भी साफ सफाई और प्रबंधन देखा गया और माल खाना हमारा देखा गया। तो ये सारी चीज़ों का अभी तक मेरे द्वारा फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया। उत्तराखंड के जंगलों में दीपावली से पहले वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी तमाम संरक्षित वन क्षेत्र के अलावा उल्लुओं की मौजूदगी वाले वन क्षेत्र में अलर्ट जारी हुआ है और साथ ही इनके लिए वन कर्मियों को निर्देशित कर दिया गया है। और तराई पूर्वी क्षेत्र के DFO संदीप कुमार ने भी बताया कि उत्तराखंड में दीपावली से पहले तस्करों की नजर जंगलों पर पड़ जाती है और साथ ही किंवदंतियों और अंधविश्वास के कारण उल्लुओं की डिमांड बढ़ जाती है और जंगलों में मोटी कीमत मिलने के लालच में तस्कर उल्लू का शिकार करने पहुंच जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उल्लू धन संपदा की देवी लक्ष्मी का वाहन है और ऐसे में माना जाता है कि इसके अंगों से किया गया तांत्रिक कर्मकांड धन संपदा अर्जित करवाता है। अंधविश्वास के कारण तस्करों की चांदी हो जाती है और वह दीपावली से पहले जंगलों में सक्रिय भी हो जाते हैं, जिसके चलते तमाम वन क्षेत्र में वन कर्मियों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और इस साल भी इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा कई दूसरे वन क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया। वहीं साथ ही आपको बता दें कि जंगलों में तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए, तस्करों को पकड़ने के लिए जंगलों में CCTV कैमरे लगाकर लगातार निगरानी रखी जा रही ताकि तस्करी की घटनाओं को रोका जा सके। जहाँ तक जो है उल्लू जो है शेड्यूल 1 स्पीशी है और इसमें जब भी दिवाली से पूर्व जो है कुछ मान्यताएं हैं, कुछ टैबूज हैं लोकल कम्युनिटी के, कभी कभी ये जो है संज्ञान में आता है तो उसमें जो है उल्लू की तस्करी को लेके जो है प्रकरण सामने आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में समस्त स्टाफ को जो है अलर्ट जारी किया गया है। हम ऐसे संवेदनशील स्थान जहाँ पे पूर्व में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं उस पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो है समस्त स्टाफ को जो है अपने कार्य क्षेत्र में रहने के लिए कहा गया है एवं निरंतर गश्त करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। जो हमारे संवेदनशील बैरियर्स हैं उनको भी जो है हमने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। CCTV कैमरास के माध्यम से जो है निगरानी भी हो रही है और हम जो है रेंडमली वाहनों की चेकिंग आदि भी जो है वो करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हमने जो है पूरे टोटल डिवीजन के कुछ ऐसे संवेदनशील एरियाज जो बाघ से संबंधित है परंतु जो है जिससे तस्करों के बारे में भी पता चलता है, उनकी मूवमेंट के बारे में पता चलता है, ऐसे स्थानों पे हमने लगभग 150 से भी ज़्यादा जो है ये जो कैमराज होते हैं हमारे जो हम वन्य जीवों के लिए रखते हैं वो कैमरा स्थापित किए गए हैं। उससे भी जो है तस्करों के आवागमन पे जो है हमें 3-4 ऐसे केसेस हुए हैं हमारे अभी पास्ट में जहाँ पे हमने जो है तस्करों को उन कैमराज के जो आधार पे पकड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जगह जगह पे कैमराज हम ऑलरेडी लगाए हुए हैं जंगल के क्षेत्र में तो उनसे जो है तस्करों के आवागमन के संबंध में जो है जानकारी प्राप्त हो सकती है और हुई भी है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनका भी सहयोग लिया जाएगा, उनका भी जो है उनको जो है एक बार देखा जाएगा। बाकी जनरली जो है समस्त लोगों को जो है अलर्ट पे रहने के लिए बोला गया है। नरेंद्रनगर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 136 उप निरीक्षक प्रशिक्षकों के 6 महीने के पदोन्नति प्रशिक्षण के समापन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहुंचे। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रशिक्षण के दौरान सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु उप निरीक्षक अमनदीप सिंह, पूरन सिंह, नरेश सिंह और साथ ही राजेंद्र सिंह रावत, पंकज और महेंद्र सिंह को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि SSP नवनीत भुल्लर और साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद्र सुएल की देखरेख में प्रशिक्षु और साथ ही उप निरीक्षकों ने बेहतर प्रशिक्षण लिया है, जिन्हें देखकर लग रहा कि सभी उप निरीक्षकों का मनोबल काफी ऊंचा है। वे जनता की सेवा कर राज्य हित में काम करके राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे और ऐसी उम्मीद भी है कि कार्यक्रम के दौरान जनपद के तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
तो वहीं उत्तम शुगर मिल लिबरहेड़ी का पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया। आपको बता दें कि सुबह ही पूजा पाठ और हवन करके पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि जिसको लेकर मिल प्रशासन ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली हैं और वहीं पहले से ही इंटेंट भी जारी कर दिया। किसानों को गन्ने की पर्चियां भी प्राप्त हो गई हैं। और आपको बता दें कि उत्तम शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने की सूचना से किसानों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि पूर्व से निर्धारित तिथि के अनुसार सुबह से ही शुगर मिल परिसर में किसानों की भीड़ भी जुटने लगी है। साथ ही मंत्रों उच्चारण के साथ में शुगर मिल के पेराई सत्र की शुरुआत हो गई और इस दौरान लिबरहेड़ी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने फीता काटकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। फैक्ट्री की कैपेसिटी क्षमता जो किसानों की डिमांड थी उस हिसाब से हमने बढ़ा दी है और उत्साह से देख के लग रहा है कि किसानों में पेराई क्षमता बढ़ने का और चलने का बहुत उत्साह है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा अपने चेयरमैन साहब का, पूरे कमेटी मंडल का और जो उपस्थित किसान सभी भाइयों का। और ये ध्यान रखा जाएगा कि जो पूर्व में हमने सुविधा दी कि उससे और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हम किसानों को प्रोवाइड करें। आज बहुत खुशी का विषय है इस क्षेत्र के किसानों के लिए और इस दिन का सभी गन्ना किसानों को इंतजार रहता है और मैं इसके लिए मिल प्रबंधन को और यहाँ क्षेत्र के किसानों को बधाई देता हूँ और चीनी मिल को इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने इसका पेराई क्षमता जो है वो बढ़ा दी है। इस बार किसानों को गन्ना पर्चियों की समस्या भी यहाँ नहीं रहेगी और यार्ड इन्होंने फिलहाल बहुत अच्छा कर दिया है और बुग्गी का तो बहुत ऊंचा उठा के बना दिया है। जो हमेशा किसानों की समस्या जो रहती थी कि पानी भरता है, वो मैं समझता हूँ इस सीजन में पानी नहीं भरे। काट दो चलो भाई, बहुत बढ़िया चला फैक्ट्री। एजुकेशन हब देहरादून के शिक्षण संस्थान लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयास कर रहे हैं और जिसके चलते यहां से पढ़कर निकलने वाले छात्र छात्राएं अपना भविष्य भी जो है वो संवार रहे हैं। और ऐसा ही कुछ विकास नगर के धुलकोट में स्थित तुलाज इंस्टीट्यूट भी रहा है। आपको बता दें कि जहां इन दिनों छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रयोगात्मक रूप से सामने लाने के लिए उत्कृष्टि नाम की 2 दिवसीय टेक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं के बनाए गए मॉडल से उनकी बौद्धिक क्षमता देखने को मिल रही है। और इस दौरान इस आयोजन में शामिल क्षेत्र के करीब 18 शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने आधुनिक और दैनिक दिनचर्या से संबंधित तमाम पहलुओं को सुगम और बेहतर बनाने के उद्देश्य से अलग अलग तरह के मॉडल को प्रदर्शित किया। एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ने वाले छात्रों ने भी कृषि को सुगम बनाने और उसके साथ में उससे जुड़े व्यवसाय से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करते मॉडल भी प्रस्तुत कर अपनी ओर आकर्षित भी किया। सर एक्चुअली हमारा प्रोग्राम चल रहा है उत्कृष्टि का, इसके तहत टेक्नोलॉजी को आप कैसे ग्राउंड लेवल पर दिखाओगे। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स बनाए। इससे 7 मॉडल्स हैं और 7 मॉडल हमारे वर्किंग मॉडल्स हैं, जैसे IFS है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है, हाइड्रोफोनिक्स और आपका वर्टिकल फार्मिंग है, बायोफ्लॉक। इस तरह से 7 मॉडल्स बने हैं और उसमें से हमारे 6 मॉडल ऐसे हैं जो हमारे ग्राउंड यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म पे लाइव है। टेकफेस्ट जो हमारा चल रहा है उत्कृष्ट 11th, ये हमारे हर साल जो होने वाले एक एनुअल फेस्ट की तरह है और इसमें बच्चों को सीखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। बच्चे जो आजकल थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं पढ़ाई के जरिए, उसको प्रैक्टिकल के रूप में जो है करने का मौका उन्हें बहुत कम मिलता है। आज उस प्रैक्टिकल को करने का मौका उनको टेकफेस्ट के द्वारा मिल रहा है, जहाँ बच्चे रोबोवार्स, ड्रोन के साथ जो है उनके कंपटीशंस, ठीक है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में लोग एरोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स, इन सब चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके
बच्चे सीख रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखने को उनको मौका मिल रहा है। हमारे कॉलेज में अभी उत्कृष्ट फेस्ट हो रहा है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हमारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे, वहाँ बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं। तो हमने ये बेसिकली एक हमारा बीएससी एग्रीकल्चर 3rd ईयर का एक प्रोजेक्ट बनाया हमने, वर्टिकल हाइड्रोपोनिक। इसमें हमने पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करा है और एक हमने हाइड्रो पंप लगाया है, ताकि जो भी सोल्यूशन हमने इसमें डाले हैं वो वापस सर्कुलेट होते रहें। तो इसमें हम सॉइल कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि विदाउट ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट सॉइल। आप भी कोई बिल्डिंग खरीद लीजिए। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश स्तरीय जिला सम्मेलन कराने की तैयारियां कर चुकी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि कुमाऊं मंडल की काशीपुर और गढ़वाल मंडल की हरिद्वार में भी पिछले दिनों बैठक की गई, जिसमें कैंडिडेट्स एवं सीनियर लीडर्स भी शामिल हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 3-4 दिन पहले देवप्रयाग में भी एक बैठक ली गई, जिला सम्मेलन भी वहां पर हुआ। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर से दोबारा जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं और ये जिला सम्मेलन कांग्रेस के जिला मुख्यालयों में 13 जिलों में होने जा रही है, जिसके बाद में ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन कराने की तैयारी भी पार्टी ने तैयार कर ली है और कार्यक्रमों को भी लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। हमारी तो तैयारी हो गई शुरू। हमने कुमाऊं मंडल की काशीपुर में और गढ़वाल मंडल की हरिद्वार में बैठक ली थी, सारे जिला अध्यक्षों की, वहां के कैंडिडेट्स की, सीनियर लीडर्स की। उसके बाद हमने देवप्रयाग से अपनी शुरुआत की है। भी 3-4 दिन पहले ही हमारी देवप्रयाग में जिला सम्मेलन हुआ है। 16 तारीख से लगातार हमारे अब जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं दोबारा, और 13 के 13 जो हमारे प्रशासनिक जिले मुख्यालय हैं उनमें ये सम्मेलन होंगे। उसके बाद विधानसभा वाला ये करे जाएंगे, फिर ब्लॉक वाइज किए जाएंगे। उसकी पूरी तैयारी है और हमारे कार्यक्रम भी तय हो गए। ऊर्जा विभाग ने एक बार फिर से राज्य के लोगों को बिजली के बिल में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर फिर से एक बार जोर का झटका देने की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर सूबे में राजनीति भी होने लगी है और एक साल में 2 बार बिजली की कीमतों में इजाफा होना बताया जा रहा है। और वहीं महंगाई से अभी निजात देने की सरकार की कोई मंशा भी नजर नहीं आ रही है। इन भाजपाइयों से कहना चाहती हूं, जिनकी सरकार प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, कि हिम्मत है तो चुनाव से पहले बढ़ाओ ना। आप क्यों ठीक चुनाव मार्च में होगा और अप्रैल से आप दरें बढ़ाने की बात कर रहे हैं बिजली की। साल के 2 बार आप बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आपने जो डबल इंजन की सरकार मांगी थी जनता से, वो फुसबम साबित हुई। वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहे। आपके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। जो गरीब आदमी को आप महंगाई और बेरोजगारी से तो वैसे ही मार रहे हैं, आप ये बिजली की और पानी की दरें बढ़ाकर तो उसकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप अप्रैल से बढ़ाने का मन बना रहे हैं, लेकिन चुनाव तक आप चुनावी पुलाव भी खूब परोसेंगे। मैं कह तो रही हूँ, अगर साहस है तो चुनाव के दौरान बढ़ाकर दिखाइए। देखिए, जहां तक प्रश्न है विद्युत विभाग के टैरिफ को बढ़ाने की बात है, तो विद्युत नियामक आयोग जो है वो ये तय करता है कि विद्युत के दर बढ़ाए जाने हैं या घटाए जाने हैं। जो भी आपूर्ति है विद्युत की और दूसरे जो उनके खर्चे हैं, लाइन का जो खर्चा होता है, लाइन डैमेजेस होती हैं, इन तमाम विषयों पर उनका जो है बार बार उनकी बैठकें होती हैं और वो तय करते हैं क्या होना है। अभी ऐसा प्रस्ताव है और लग रहा है कि तो वहीं भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार भूकंप के झटके का सिलसिला लगातार जारी है और इसी पूर्व में काफी तेजी से भूकंप ने अपनी दस्तक दी थी। आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में भी भूकंप के झटकों का एहसास हुआ। साथ ही दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटकों ने धरती उससे कांप उठी। आपको बता दें कि भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों में हड़कंप मच गया। अचानक आए इस भूकंप की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। साथ ही आपको बता दें कि भूकंप के झटके रात के 11:35 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई।
बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री के परेड ग्राउंड लगने वाले दिव्य दरबार में भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड के चारों तरफ की सड़क दोपहर 12 बजे से 0 जोन में रहेगी और साथ ही 10 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए जहां पर वाहनों को पार्क करवाया जाएगा। सिटी बस, विक्रम, मैजिक के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों से भी अपील की कि अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल में पार्क करें। नवंबर की शुरुआत के साथ ही सुबह शाम बढ़ती ठंड को देखते हुए रैन बसेरों की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि रैन बसेरे में जो भी इंतजाम नहीं है उनको जल्द से जल्द सुधारने के लिए भी उन्होंने नगर निगम की टीम को निर्देश भी दिए। महापौर ने बताया कि चौराहों के अलावा भी अलाव की व्यवस्था के लिए नगर निगम की टीम से कहा गया है। परिसर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी कहा गया और साथ ही रैन बसेरे में शौचालय, स्नान घर की साफ सफाई के लिए सफाई निरीक्षक को निर्देश भी दिया गया है। साथ ही 40 स्थानों के अलाव जलाने की व्यवस्था नगर निगम करेगा। पिछले साल शहर के 30 स्थानों पर अलाव जलाए गए थे, लेकिन इस साल संख्या में वृद्धि कर 40 स्थानों पर अलाव जलाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।